हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पहुंच चुके हैं हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट पार्ट में। आज का वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो आज हम क्या देखेंगे? तो आज हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एवरीडे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट पूरी दुनिया में क्या पड़ा। तो चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। 1789 के बाद से ही फ्रांस में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। इनफैक्ट लोगों की ज़िंदगी में तो एक प्रकार से कहो ट्विस्ट हो गया उनका लाइफ पूरा। बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ लॉ पास कर दिए जिसके तहत लिबर्टी इक्वालिटी की आइडिया जो है वो एवरीडे प्रैक्टिस में आ गई। याद होगा रॉबस्पियर भी हर जगह इक्वालिटी इक्वालिटी दिखते थे। तो लाइफ में क्या हुआ, इक्वालिटी इक्वालिटी आ गया। फिर इनमें से एक था कि जो सेंसरशिप लगा था, याद है ना? सेंसरशिप मतलब न्यूज़पेपर, जर्नल, पब्लिकेशन में कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं छाप सकता था। उसको जो भी छापना होता था उसको पहले किससे परमिशन लेना पड़ता था? गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था। उसके बाद ही कुछ न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन वगैरह में छप सकता था। इसे हम सेंसरशिप कहते थे। और रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आने के बाद इस सेंसरशिप को हटा दिया गया, यानी कि अब हर कोई अपने मन की बात को आराम से खुले में प्रकट कर सकता था। फिर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आया, जिसके तहत इन सारे ह्यूमंस को, सारे ह्यूमन नहीं बोल सकते हैं, सारे मेल को क्या मिल गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहा गया कि ये राइट जो है नेचुरल राइट है, जो कि एक इंसान को उसके जन्म से ही मिल जाना चाहिए। तो दिख रहा है ना बदलाव लोगों की ज़िंदगी में भी आने शुरू हो गए थे इन रिवॉल्यूशंस के कारण। साथ ही साथ न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक एटसेट्रा, जिनमें आपकी पूरी बातें लिखी हुई होती थी, इवेंट्स और चेंजेस जो भी आसपास हो रहा है, वो सारी चीज़ें आराम से अखबारों में छपने लगी या बुक्स वगैरह में छपने लगे। जो पहले परमिशन नहीं था छापने का, सेंसरशिप हटने के बाद ये सारे परमिशंस मिल गए और सारी चीज़ें आराम से मार्केट में छप रही थी। नए नए पोएम्स लिखे गए, सॉन्ग्स लिखे गए, प्रोसेशंस निकाले गए, ड्रामा वगैरह प्ले किया गया, और लोगों के बीच में जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडियोलॉजीज़ है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सारी भावनाओं को लोग तक पहुंचाया गया। अब ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए। क्यों भाई ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए? क्योंकि देखो हर कोई तो पढ़ा लिखा था नहीं, पढ़े लिखे तो वही लोग थे जो कि थोड़े अमीर थे। तो गरीब लोग तो कैसे समझ सकते थे? उनकी भाषा में बोलो तब समझते थे, नहीं तो उनके सामने गाना बजा दो, और नहीं तो कोई ड्रामा बना दो, नौटंकी नुक्कड़ जैसे हमारे यहाँ होता है इंडिया में, यानी कि प्ले वगैरह। इनसे ही ये लोग समझते थे। तो इन लोगों तक ये सारी बातें इनके थ्रू पहुँची। तो कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगी में इनका बड़ा इम्पैक्ट दिखा। ठीक है, और लोगों को भी समझ में आने लगा कि लिबर्टी और जस्टिस क्या है। इस तरीके से रिवॉल्यूशन एवरीडे लाइफ में एंटर कर गया। क्लियर यहाँ तक? अब ये तो हो गया रॉबस्पियर जाने के बाद, या रॉबस्पियर तक के रेजाइम में जब नेपोलियन बोनापार्ट आए, डायरेक्टरी रूल जब ख़त्म हुआ, उस समय तक सोसाइटी में क्या बदलाव आया। अब बात करते हैं नेपोलियन जब राजा बन गए उसके बाद क्या होता है। तो देखो नेपोलियन राजा बने 1804 में। वो 1804 में राजा बनने के बाद आसपास के एरिया को भी कंट्रोल करने लगे। एक्चुअली वो चाहते थे पूरी दुनिया उनके कदमों में हो। ओके, सो वो आसपास के एरियाज को भी कॉन्कर करने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो कहते थे मैं तो मॉडर्नाइजर हूँ, मैं यूरोप में बदलाव लाने आया हूँ, सारे आओ, एकजुट आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, और हम हर एक एरिया में नए नए बदलाव लाएंगे। और एक्चुअली में वो कुछ कुछ अच्छे बदलाव लाए भी थे, जानते हो? जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अब प्रोटेक्ट हो सकता था। पूरे देश में यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स लाया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मतलब ये है ना कि पहले क्या होता था ना कि अगर मान लो ए प्लेस में 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है ना, तो दूसरे बी प्लेस में जाओगे ना तो 1 मीटर इक्वल्स टू 105 सेंटीमीटर, सी में जाओगे तो 1 मीटर इक्वल्स टू 95 सेंटीमीटर। तो ये क्या था, इक्वल नहीं था।
और ऊपर से करेंसी भी सबकी डिफरेंट होती थी, तो ट्रेडिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो बस उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट ने यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि हटा दी गई थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हट गया था, वो उसे वापस लाए। और जो तुम्हारा बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस हैं उन सबको हटा दिए। तो इस तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए थे जिनसे कि इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने लग गई थी फ्रांस की। और जानते हो यही कारण है कि इनिशियली ना उनको लिबरेटर का नाम दिया गया। सारे लोग आसपास के देश जो थे ना, वो लोग चाहते थे अरे नेपोलियन आओ मेरे एरिया पे भी अटैक करो और हमें अपने कंट्रोल में लो, हमें बहुत सारी आज़ादी चाहिए। ठीक है। सो इनफैक्ट जो सोल्जर्स वगैरह जाते थे ना, उनको हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था, मतलब कि वो हमारे यहाँ आज़ादी लेके आ रहे हैं, और उनका बहुत स्वागत सत्कार होता था। बट धीरे धीरे क्या होने लगा, इनका जो सनकपन जब लोगों को पता चला कि अरे भाई ये तो पागल हैं, ये तो इनका सिर्फ एक ही एम है पूरी दुनिया को अपने कदमों में करना, तो धीरे धीरे लोग जो हैं इनसे चिढ़ने लगे और समझने लगे ये तो हम पे अटैक करने आ रहा है, हमारा दुश्मन है। भाई ऐसा क्या किया जिससे लगा? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या करने लगे ना, लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट करने लगे, जैसे ब्रिटिश इंडिया में किए थे ना, ज़बरदस्ती इंडियंस को सोल्जर बनाया जा रहा था जो नहीं भी चाहते थे, वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट करने लगे थे। तो इसीलिए इनके लिए जो पहले लोगों के मन में इज्जत भावना जागी थी वो सारी कन्वर्ट हो गई गुस्से में। ओके। और फाइनली इनका यही सनकपन इनको एक दिन ले डूबा। एक बैटल हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, और इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो हार गए और नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी भी यहाँ ख़त्म हुई। बट इनके द्वारा दी गई कुछ रूल्स, कुछ लॉज वगैरह जो थे, जैसे कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, फिर लिबर्टी, ये सारी चीज़ें इनके जाने के बाद भी कई सालों तक लोगों के द्वारा चलती आई है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हो गया नेपोलियन बोनापार्ट का एंडिंग। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या रोल है? तो माना जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही पूरी दुनिया को धरोहर में लिबर्टी और डेमोक्रेसी दी है। यानी कि लिबर्टी और डेमोक्रेसी जो थी वो आइडिया पहले पॉपुलर नहीं थी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही था जिन्होंने इन दो कॉन्सेप्ट्स को पॉपुलर किया। शुरू तो भले फ्रांस में हुआ, पर फ्रांस से ये पूरे यूरोप में फैला और देखते देखते यूरोप से पूरी दुनिया में फैल गया। और अब सारे लोग फ्रीडम की बातें करने लगे और अगेंस्ट मूवमेंट चलाने लगे और चाहने लगे कि हमारा भी एक नेशन स्टेट हो। इनफैक्ट डू यू नो, इंडिया भी आज आज़ाद है ना, तो इंडिया के भी आज़ादी और डेमोक्रेसी लाने के पीछे आइडिया मेरा जो है वो फ्रांस से ही डेराइव किया गया है। हमारे यहाँ के टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय जैसे बड़े दिग्गज जो हैं वो इन आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे थे और इन्हीं आइडियाज़ के बेसिस पे वो इंडिया में भी बदलाव लाना चाहते थे। सो यही है लीगेसी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरी दुनिया को दी है। अब आते हैं क्वेश्चंस क्या क्या बनता है यहाँ से। तो यहाँ से बेसिकली दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो आपके इनफैक्ट दोनों ही एक्सरसाइज में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका लीगेसी वाला है कि कौन सा लीगेसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूरी दुनिया को मिला है, तो इसका ये जो 4 पॉइंट्स है यही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का राइज समझाना है या नेपोलियन बोनापार्ट को मॉडर्नाइजर क्यों कहा जाता है, तो उसका ये सारा पॉइंट्स है। मेक श्योर 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ से उठते हैं। हु वाज कंसिडर्ड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, विच टाइटल वाज गिवन टू नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। ओके, रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ बस एक बार रीड कर लोगे, उसे आप अपने मन से आराम से बना के लिख सकते हो। सो दिस वाज अबाउट दिस चैप्टर, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश, मतलब कि हमारा चैप्टर 1 हिस्ट्री का कंप्लीट हुआ। अब अगर आपके पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट रह गया है या कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप उनमें उन क्वेश्चंस को पूछ सकते हो और इस तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सो थैंक यू। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है, ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए, उनके हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।